उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे गिरा सकता नहीं, अगर जिद हो जीतने की तो कोई उम्र तुम्हें हरा सकता नहीं। ठीक है, तो कोई भी उम्र से थकता नहीं है, कोई भी ठेकरों से गिरता नहीं है। अगर आपके अंदर जिद है तो आप हार को भी हरा सकते हैं, आप इतना ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपकी मेहनत आपके साथ है तो आपका हाथ का लकीर भी बदल सकता है, और धैर्य इस ज़िंदगी में बनाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मेहनत और धैर्य है तो आप कोई भी सफलता को पा जाइएगा। ठीक है, तो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए, और भारत में होने वाली वो तमाम परीक्षाओं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछ चुके हैं, उसी क्वेश्चंस को हम संग्रहित कर इस वीडियो के देने से आपको हम मदद करते हैं, और जितने भी इसमें प्रश्न कराए जाते हैं उसका फुल डिस्कशन होता है। तो चलिए इस सीरीज में हम सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करते हैं, और सबसे पहला सवाल से शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बोलता है कि भारत के बिस्मार्क के रूप में किन्हें जाना जाता है। अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया में बिस्मार्क जो थे वो थे जर्मनी के। जो बिस्मार्क थे ये प्रसा का चांसलर हुआ करते थे। कहाँ का? प्रसा, जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है। प्रसा यहाँ का चांसलर हुआ करते थे। 1862 में ये चांसलर बने थे। तो जो बिस्मार्क नाम का व्यक्ति है, दुनिया में बिस्मार्क नाम का जो व्यक्ति था ये प्रसा का चांसलर था। चांसलर का मतलब होता है पीएम यानी प्रधानमंत्री, और ये 1862 में बैठता है गद्दी पर, प्रसा के गद्दी पर। ठीक है, उसके बाद बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण करने के लिए रक्त एवं लौह का नीति अपनाया था। रक्त एवं लौह का नीति अपनाया, रक्त एवं लौह का नीति अपनाया, और जाकर जर्मनी का पूर्ण रूप से जो एकीकरण है वो 1871 में हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण का मुख्य रूप से जो मुख्य श्रेय है वो बिस्मार्क को माना जाता है। बिस्मार्क जो है प्रसा का चांसलर था 1862 में, और बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण करने के लिए रक्त एवं लौह का नीति अपनाता है। यानी जो बात से माना वो ठीक है, जो ना माना उसको एकदम लौह लुहान कर देना है, तलवार से काट देना है। और जाकर जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से 1871 में होता है। ये तो दुनिया में जो बिस्मार्क था जर्मनी वाला उसकी चर्चा किया गया। लेकिन अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत में बिस्मार्क के रूप में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। किन्हें जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं हम लोग। एक सेकेंड, इसको हम इरेज कर देते हैं, अब आ जाइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, इन्हें बिस्मार्क माना जाता है। साथ में इन्होंने ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत का एकीकरण करने के लिए, किसका एकीकरण? भारत का एकीकरण करने के लिए इन्होंने भी रक्त एवं लौह का नीति अपनाया, रक्त एवं लौह का नीति अपनाया था। इन्हीं कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। लौह पुरुष, कौन पुरुष? लौह पुरुष, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 182 मीटर ऊंची प्रतिमा गुजरात के नर्मदा नदी के तट के किनारे स्थित है, जिसके वास्तुकार राम सुतार व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि कंबोडिया देश का मुद्रा का क्या नाम है? तो कंबोडिया देश का मुद्रा का नाम है कंबोडियन रियल। कंबोडियन रियल नाम है कंबोडिया देश की मुद्रा का। उसके बाद आपको बता दें कि कंबोडिया प्लस वियतनाम प्लस लाओस
एक सेकंड यहाँ पे, लाओस। तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये तीनों को मिलाकर हिंद चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंद चीन कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों देशों पर कुछ भारत का सांस्कृतिक प्रभाव था और कुछ चीन का सांस्कृतिक प्रभाव था, इसीलिए कंबोडिया, वियतनाम और लाओस को तीनों को मिलाकर हिंद चीन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और कंबोडिया देश की मुद्रा रियल है। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय नामक राजा बनवाए थे। और ये अंकोर वाट का जो मंदिर है ये विष्णु भगवान को समर्पित है। अब देखिए इस पे भारत का सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा कि नहीं, तो इसीलिए इसका हिंद चिन्ह नाम रखा गया। तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। इसका बनाने का काम सूर्यवर्मन द्वितीय राजा किए थे। और कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों को मिलाकर हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इतना चीज यहां से याद रखना पड़ेगा सर। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो कारगिल है ये एक जिला का नाम है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, कारगिल जिला। यहीं पे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ जिसे कारगिल युद्ध कहा गया या कारगिल विजय युद्ध कहा गया। और कारगिल जो दिवस है ये 26 जुलाई 1999 को ये घटना घटा था। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई 1999 को ये घटना घटित होती है। और हम लोग प्रत्येक साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, लेकिन कारगिल युद्ध कब हुआ? 26 जुलाई 1999 को हुआ था। ठीक है, कारगिल जो विजय दिवस है, ये जो कारगिल युद्ध जो चला था ये इंडियन आर्मी के तरफ से चला था। इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय नाम था। तो पूछेगा कि कारगिल युद्ध जो है किस ऑपरेशन के तहत जीता गया? तो ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 26 जुलाई 1999। किसके किसके बीच हुआ? तब भारत और पाक के बीच यानी पाकिस्तान के बीच, जिसमें विजय किसका हुआ? भारत का। कारगिल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 26 जुलाई, प्रत्येक साल 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस मनाते हैं। ठीक है, और कारगिल दिवस ऑपरेशन विजय के तहत चलाया गया था। आपको इतना चीज याद करना पड़ेगा। साथ में जम्मू एंड कश्मीर का एक जिला का नाम है क्या? कारगिल। ठीक है, चलिए हम लोग चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1930 में हुआ था। कब हुआ? 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1932 में। तब पहला, दूसरा, तीसरा। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वाइसराय इरविन था। कौन था? इरविन था। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेता है। कांग्रेस किस समय पूछेगा कि कांग्रेस कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है कांग्रेस। और कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं गांधी जी। कौन करते हैं? गांधी जी। ठीक है, तो इतना सवाल आपसे यहां से पूछेगा कि नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम योजना कब शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम योजना 25 सितंबर 2014 को माननीय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा शुरू किया गया मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य था वो था निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित करना। किस क्षेत्र पर? तो निर्माण क्षेत्र पर
मुख्य रूप से फोकस करना, साथ में निवेश को बढ़ावा देना, निवेश को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा को अर्जित करना। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो योजना है ये 25 सितंबर 2014 को लागू होता है और लागू करने का काम करते हैं उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था निर्माण क्षेत्र पर फोकस करना, साथ में निवेश पर बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा को अर्जित करना। ठीक है, तो मेक इन इंडिया का ये काम था। चलिए हम लोग छठा नंबर सवाल देख लेते हैं। छठा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए, एक आता है राज्य कर्नाटक, कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक में हम आपको बता देते हैं, पहला है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक से इतना आपको नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान याद रखना पड़ेगा और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है एग्जाम में, तो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग 7वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 7वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि काला शीशा, शिक्षा नहीं शीशा, काला शीशा किसे कहा जाता है। तो काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्रेफाइट को कहा जाता है। काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है, साथ में काला हीरा, साथ में काला सोना। तो काला हीरा ग्रेफाइट को, काला सोना ग्रेफाइट को, काला शीशा भी किसे कहा जाता है, ग्रेफाइट को ही कहा जाता है। ग्रेफाइट जो है ये अधातु है। ग्रेफाइट कैसा है, तो ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन ये ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ये विद्युत का क्या करता है, तो विद्युत का ये चालक है। तो पूछेगा कि ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। ठीक है, तो आपको ग्रेफाइट से इतना सारा सवालों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां से सवाल बनता है, फ्लोरीन जो फुटबॉल का आकार है वो भी कार्बन का अपरूप है। हीरा ये भी किसका प्रूफ है, कार्बन का प्रूफ है। इसका अपवर्तनांक 2.42 है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 8वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर सवाल कहता है कि चौरी चौरा घटना कब घटित हुआ। तो देखिए, चौरी चौरा जो घटना है ये 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नामक स्थान है, जहां पे 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्रांतिकारियों के द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, जिससे गांधी जी नाराज हुए और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया, तब 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया, तो चौरी चौरा घटना की वजह से। चौरी चौरा घटना कब घटा, तो 4 फरवरी 1922 को। कहां घटा, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, जहां पे 22 पुलिसकर्मियों को क्या किया गया, तो जिंदा जला दिया गया। ठीक है, आप यहां से इतना सवाल को याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर गांधी जी 1924 में रिलीज हो जाते हैं। फिर 1924 में रिलीज होने के बाद गांधी जी कांग्रेस का अधिवेशन करते हैं। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और वो बेलगांव अधिवेशन होता है, जो कि कर्नाटक में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग 9वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं।
9वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो वो कौन सी ग्रंथि है जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है, वो है एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। और ये जो एड्रीनल ग्रंथि है, जिसे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ये किडनी के जस्ट ऊपर में स्थित है, ये किडनी के जस्ट ऊपर में स्थित है। ठीक है, ये रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ठीक है, वो अच्छा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। और इसकी वजह ये जो है बढ़ने लगता है आयोडीन की कमी से, जिसे घेंघा रोग कहते हैं, उसकी वजह से। ठीक है, तो आपको इतना रक्तचाप हमारा 120/80 होना चाहिए। रक्तचाप को स्फेगनोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। रक्तचाप को इंग्लिश में बीपी भी बोला जाता है, ब्लड प्रेशर यानी। तो इतना चीज आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। किडनी 2 जोड़ा होता है। किडनी का काम है क्या? तो फिल्ट्रेट करना है, यानी प्यूरिफाई करने का ये काम करता है। ठीक है ना। चलिए, और किडनी में नेफ्रॉनों की संख्या, एक किडनी में 10 से 12 लाख और एक में 10 से 12 लाख, यानी दोनों किडनी के मिलाकर 24 से 25 लाख नेफ्रॉनों की संख्या होती है। और किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। और किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है कि WBC का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि WBC का निर्माण कहाँ होता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि WBC का जो जीवन काल है, WBC का जो जीवन काल है वो 13 से 20 दिन का होता है। कब से? 13 से 20 दिन का होता है। और WBC को वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइटस है, ल्यूकोसाइट या ल्यूकोसाइटस भी कहते हैं। और WBC का निर्माण कहाँ होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और WBC को व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता से हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो आज को हम इस सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।